नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में सीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप सी और डी वाला, तो दोनों के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनमें से जो पहले भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे जो एग्ज़ाम होगा इनमें से भी आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो कोट वाला क्वेश्चन है। और कारण है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर आंसर दिए गए जैसे ए तथा आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों ही सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, ए और आर दोनों ही क्या है यहाँ पर सही है। आर ए की सही व्याख्या है। तो भारत का जो पश्चिमी घाट है इसकी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि जो भारत की जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं डेल्टा न बनाकर ज्वारनदमुख बनाती हैं, क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। और साथ ही नर्मदा व ताप्ती जैसी नदियां भ्रष्ट होकर बहने के कारण ही डेल्टा निर्मित नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो यूरेशिया में कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्स, स्टेपीज या प्रेरीज। और इनमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन से है? ये स्टेपीज है। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज मध्य एशिया या फिर यूरेशिया इनमें। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और पंपास अर्जेंटीना। उसके बाद है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त जो है हटाया जा सकता है। और यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी वाला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनता है। और जो अनुच्छेद है 324(5) इनके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह या सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये सिफारिश जो परामर्श पर हटाया जा सकता है। उसके बाद है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 168 से 71, 68 से 81, 78 से 91 या 289 से 295 के अंतर्गत। तो केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत इसको माना गया है। तो केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का जो वितरण संविधान के भाग जो 12 है, भाग 12 का जो अध्याय है 1, इसके तहत आने वाली अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अनुसार होता है। इसमें करों के बंटवारे, राज्य को संघ से प्राप्त अनुदान एवं वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधान ये शामिल है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? यह भंग नहीं की जा सकती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसकी सदस्य संख्या 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। कोर्ट वाला क्वेश्चन है,
राज्यसभा के बारे में आपने बताना है। और यहाँ पर जो देखें तो ऑप्शन सी इसमें माना गया है, 1 और 3। तो इसे राज्यसभा क्या एक ये स्थायी सदन है जिसे क्या है भंग नहीं किया जा सकता। और जो तीन है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या टी.टी. कृष्णमाचारी। और यहाँ पर जो सही आंसर जो हमारा ऑप्शन इनमें रहेगा सी वाला, तो ये थे बी.एन. राव। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था और जिसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इस सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इसी प्रारूप पर चर्चा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना हो तो कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना दी जाती है? 7, 14, 21 या 30 दिन की। और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, तो ये है 14 दिन की। तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61(1) में विहित महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है और साथ ही प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य है। उसके बाद है स्लीप एपेनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। निद्रा में आंखें आधी खुली होती है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। तो स्लीप एपेनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसके लक्षण क्या हैं? और इसके लक्षण है ऑप्शन इसी में, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। उसके बाद है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, जो ऑप्शन डी वाला है, निर्वात में। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की जो प्रत्यस्थता है और घनत्व उस पर निर्भर करती है और इसकी चाल ठोस में सर्वाधिक और गैस में सबसे कम होती है और ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। तो सबसे ज़्यादा अभी एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे अधिक जो ध्वनि की तरंगे जो होती है वो ठोस वस्तु से होती हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद से मार्च 2014 में त्यागपत्र दिया था? अरविंद सक्सेना, के.सी. चक्रवर्ती, C.R. नीलकंठन या अमिताभ कांत। और ये जो इनमें से थे तो ऑप्शन बी वाले थे, के.सी. चक्रवर्ती। उसके बाद है फीफा विश्व कप 2014 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें जो भाग लिया था इसमें था ऑप्शन ए वाला, तो ये थे 32। और अगर हम यहाँ पर वर्तमान की बात करें और यहाँ पर हम इनके अगर शुरुआत की बात करें तो 1930 में जहाँ फीफा विश्व कप ये शुरू हुआ था, 1930 में। और मेज़बान देश था इसका उरुग्वे, जिसमें विजेता उरुग्वे था और अर्जेंटीना उपविजेता था। और उसके बाद अब की अगर हम बात करें तो 2014 है, इसके बाद 2018 में ये हुआ था। मेज़बान देश था इसका रूस, फ्रांस इसमें जीता था और उपविजेता जो है इसमें ये क्रोएशिया था। और जो 2022 का हुआ था कतर में, ये कराने वाला था इसका मेज़बान देश, और अर्जेंटीना जो है इसमें जीता था और फ्रांस इसमें उपविजेता के रूप में था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हुए हैं।
उसके बाद कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो महबूब ए इलाही इनमें से जाने जाते थे, और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो उनको सहिष्णु व उदार व्यवहार के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता था, जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रेमी। उसके बाद है यहाँ पर सूची एक जो है, इसको 2 के साथ आपने मिलान करना है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, तो कौन से वाला सही है यहाँ पर, इसी का आपने मिलान करना है। और मिलान करने में जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन है ए वाला, 1, 3, 2 और 4। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से है, हरित क्रांति के लिए। दुग्ध उत्पादन, इसका संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से है। वैसे नहीं याद रहता है दूध कैसा होता है, कलर सफ़ेद होता है, और श्वेत मतलब सफ़ेद, ऐसे आप याद रख सकते हैं अगर वैसे याद नहीं रहता है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन 2 नील क्रांति। और उर्वरक, इसका संबंध है भूरी क्रांति। उसके बाद है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज का संबंध किससे है? कृषि विकास, औद्योगिक, आर्थिक या गरीबी उन्मूलन से। तो विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज का संबंध, और इनका जो संबंध है ऑप्शन डी से है, तो ये गरीबी उन्मूलन से है। उसके बाद है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए 10, 23, 33 या 53%। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन कितने क्षेत्रफल में होना चाहिए? और इनमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये है 33%। उसके बाद है CPU वह भाग जिसमें सर्किट जाए लगे होते हैं, और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये CPU कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इसको कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, ये CO है, और ये ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का देते हैं इसको। ये रजिस्टर हो गया, ये प्रोग्राम काउंटर हो गया। और यहाँ पर जो सेंसर है ऑप्शन ए वाला है, तो इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो CPU का वह भाग जिसमें सर्किट लगे होते हैं और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने ही तो कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। उसके बाद है माई कंट्री माई लाइफ, ये एक आत्मकथा है। सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी या सुचेता कृपलानी की। तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? और इनमें जो है ये ऑप्शन सी वाले हैं। तो किन की आत्मकथा है? यह है लाल कृष्ण आडवाणी की। और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, यह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा। उसके बाद अब भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई 1947, 62, 71 या 1965 के युद्ध में। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये है वर्ष 1965 की युद्ध में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ताशकंद समझौता 1966 के बाद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है दो कांच के गिलास एक दूसरे के अंदर दूसरा चिपक जाता है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलास को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर या जोर जोर से पीटकर। तो दो कांच के गिलास आपने अपने घर में भी देखे होंगे, कई बार क्या है वो आपस में चिपक जाते हैं, तो उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं?
एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, तो दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए हम बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल सकते हैं। उसके बाद है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? कनाडा, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में? तो यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार, और ये है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। और उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला जो स्थान है ये कजाकिस्तान का है, और दूसरे नंबर पे कनाडा, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जी के जो से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है अग्रोहा धाम से है। अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश, हर्षवर्धन या स्वामी दयानंद के कारण से? तो अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? और इसका जो यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन ए से है, महाराजा अग्रसेन, अग्रसेन, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो यह हिसार जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है और महालक्ष्मी और अग्रसेन महाराजा को समर्पित है। निर्माण कार्य 1976 से प्रारंभ होकर 1984 में यह समाप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो अग्रोहा धाम का संबंध महाराजा अग्रसेन से है। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जहाजगढ़, टोहाना, हांसी या फिर रोहतक को? तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? और ये थे ऑप्शन बी, हांसी को। और जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे आयरलैंड के निवासी, और उसने राज्य के बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए हांसी को राजधानी बनाया था और किलेबंदी कराई थी। और उसने यहाँ एक टकसाल भी स्थापित की थी जहाँ उसके नाम के सिक्के बनते थे। नेक्स्ट है हरियाणा की किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? लहरिया, गोटा, कढ़ाई या फुलकारी? तो हरियाणा में कौन सी कला प्रसिद्ध है? और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला, तो ये है फुलकारी। हरियाणा जाए शॉल को फुलकारी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार ये कब आयोजित किया गया था? 1957, 67, 97 या 1987 में? तो कितने दिन तक चलता है ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सूरजकुंड का ये बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, वर्ष 1987 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था और 15 दिन तक ये चलता है और तब से लेकर जाइए प्रत्येक वर्ष इसका मेला लगता है। और हरियाणा का जो फरीदाबाद शहर है, इसके जो स्थान है फरीदाबाद, वहाँ पर ये लगता है। और पूरे भारत से या कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा से जितने भी शिल्पी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और इस मेले में प्रत्येक वर्ष किसी एक राज्य को थीम बनाकर उसकी कला, संस्कृति, सामाजिक परिवेश और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हरियाणवी भाषा की एक बोली है, हिंदी, गुरमुखी, पंजाबी या राजस्थानी? तो हरियाणा की है और हरियाणा की कौन से वाली है? तो ऑप्शन है ए वाला, हरियाणवी जाए हिंदी भाषा की है एक बोली है। और जो हरियाणवी है ये भारत में बोलने जाने वाली हिंदी भाषा का एक रूप या बोली है। और उत्तरी हरियाणा में बोले जाने वाली हरियाणवी थोड़ा सरल होती है और हिंदी भाषी व्यक्ति से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। दक्षिण हरियाणा में बोले जाने वाली बोली को ठेठ हरियाणवी कहा जाता है। उसके बाद है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, ये स्थित है कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रेवाड़ी या सोनीपत में? तो कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है।
हरियाणा कला परिषद के जो कार्यालय इसको चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र स्थित मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो पहले चंडीगढ़ था और यही आप जहाँ कला परिषद का कार्यालय होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? हिंदी, ब्रज, उर्दू या पाली? तो कौन सी में भाषा में ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं है? और इनमें है ऑप्शन डी, पाली में। उसके बाद है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 13, 28वां, 21वां या 15वां? और यहाँ पर देखें तो जो इसमें ऑप्शन जो सी वाला रहेगा, तो 21वां है, या तो 21वां दिया गया होगा या फिर 20वां आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, मार्च से मई, जुलाई से सितंबर। तो जैसा कि अब गर्मी हो रही है तो गर्मी का मौसम, और इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला है, तो अप्रैल से जून। उसके बाद है कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? गंगा, यमुना, घग्गर, हकरा या चंडीगढ़? तो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है, तो ये इनमें से कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो ये यमुना है। तो यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हुई इसके प्रमुख सहायक नदी चंबल व बेतवा केन से निकलती है। तो इसकी ये सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन। उसके बाद है हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादन करती है? सामान्य समिति, ग्रामीण विकास, वित्त, लेखा परीक्षण और आयोजना समिति, सामाजिक न्याय समिति? तो हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? और यह है ऑप्शन ए वाली सामान्य समिति। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच इनमें से किन के माध्यम से चुना जाता है? खुला मतदान, हाथ दिखाकर, गुप्त मतदान या अनुपस्थितियों के मतदान के द्वारा? तो जैसे गांव है, गांव में क्या है, सरपंच होता है, तो सरपंच के जो चुनाव है वो कैसे होते हैं? और यह है ऑप्शन सी, गुप्त मतदान के द्वारा। उसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है? धारा 254, 56, 53 या 55 में? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए रहेगा, तो यह है धारा 254 में। तो ये जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम को 22 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत धारा 254 में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है। उसके बाद है हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो है HPSC वाली, हरियाणा पब्लिक सर्विस हरियाणा लोक सेवा आयोग। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री? और इनमें जो रहेगा ऑप्शन है ए वाला। तो जैसे सेंटर जो होता है केंद्र, उसमें राष्ट्रपति नियुक्तियाँ कराता है, शपथ दिलाता है, ऐसी जो राज्य होता है राज्य में राज्यपाल नियुक्तियाँ कराता है, शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल इसका रहेगा। और आयोग का जो चेयरमैन है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो आयोग के जो चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल, या तो 6 साल या फिर 62 वर्ष ये होता है। और आलोक वर्मा ये हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। उसके बाद हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था?
इंदिरा गांधी, सर छोटूराम, सरदार हुकम सिंह या लाल बहादुर शास्त्री। तो हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को कौन सी समिति की अनुशंसा पर हुआ था? और इनमें थी यह ऑप्शन सी वाली, सर छोटूराम। तो पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा ये अलग राज्य के रूप में बना था 1 नवंबर 1968 को, तो ये जो सरदार हुकम सिंह जो थे, सरदार हुकम सिंह, तो इनके अनुशंसा पर हुआ था। और बीडी शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री उस समय बने थे। तो ये ऑप्शन सी जो है इसमें ये माना गया है, सरदार हुकम सिंह। तो ये सी जो आप यहाँ पर इसका सही कर लेना। उसके बाद है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा था? जैसे कि आपको पता है 3 बार राष्ट्रपति शासन ये लगा था, तो यहाँ पर दूसरी बार पूछा गया है। और दूसरी बार जो लगा था ये था वर्ष 1977 में। तो आर्टिकल जो 356 है इसके तहत किसी भी राज्य में आपातकालीन लगाया जा सकता है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जो लगा था ये 1967 में लगा था और 183 दिनों के लिए ये लगा था, 183। दूसरी बार फिर 1977 में लगा था और ये लगा था 52 दिन के लिए। और तीसरी बार जब लगा तो ये 1991 में लगा था 108 दिनों के लिए। उसके बाद है हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोमट, नीली, कैथल या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी, और इसको जो कहा गया है तो ये ऑप्शन डी में है, अर्थात इनमें से कोई सी भी नहीं। क्योंकि ये जो थानेसर जो है इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी जो होती है इसको डाबर कहा जाता है। उसके बाद हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? तो 2005, 9, 11 या 7 में। तो बीज योजनाएं शुरू की गई थी और इनमें देखें तो ऑप्शन सी रहेगा 2011 में। इसके तहत जो किसान जो होते हैं उनको कम कीमत पर अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। उसके बाद हरियाणा में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR ये कहाँ पर है? दिल्ली, करनाल, हिसार या जींद में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, और ये है ऑप्शन बी करनाल में। NDRI तो ये कहाँ पर है? करनाल में है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वेब पोर्टल ई गोपाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा शुरू किया गया था या कृषकों के सभी प्रारूपों में रोग मुक्त जर्म प्लाज्म खरीदने और बेचने सहित पशुधन प्रबंध करने देता है? और इनमें से सही विकल्प जो आपने बताना है कौन से वाला है। और इनमें देखें तो जो सही जो है ऑप्शन बी वाला माना गया है। कथन 1 और 2 क्या यहाँ पर दोनों ही सही है? तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था वेब पोर्टल ई गोपाला, तो डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था और कृषकों को सभी रूपों में रोग मुक्त जर्म प्लाजा करने और उन्हें बेचने सहित पशुधन प्रबंधन करने देता है। तो ऑप्शन जो है इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? तो है यहाँ पर खेलों के प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं के को अनुदान देना या फिर ये सभी। तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? और इनमें देखें तो ये सभी सभी है, प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना। उसके बाद आ जाता है हाल ही पुरस्कार ये दिया जाता है पंजाब अकादमी के द्वारा, उर्दू, संस्कृत या हिंदी अकादमी के द्वारा। तो हाल ही पुरस्कार जो इसका संबंध जो है ऑप्शन बी से है, तो ये उर्दू अकादमी जो है इनके द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो विजेता जो होता है पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2.5 लाख
राशि जो है इसमें पुरस्कार के रूप में दी जाती है। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंबाला, पंचकुला, हिसार या कुरुक्षेत्र। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, तो कौन सा है ये, हिसार है। इस्पात के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और हिसार की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1354 में फिरोज शाह तुगलक जैन के द्वारा। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस पार्क, ये कहाँ पर है। पानीपत, हिसार, अंबाला। तो सुभाष चंद्र बोस पार्क ये कहाँ पर है। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, तो कहाँ पर है ये, अंबाला में है। तो यहाँ क्वेश्चन है हरियाणा के क्षेत्र को हरियल कहा था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, यदुनाथ सरकार, डॉक्टर HR गुप्ता या विभू श्रीधर ने। तो हरियाणा के क्षेत्र को हरियल कहा था, और ये जो इनमें कहा गया है ऑप्शन बी वाले, यदुनाथ सरकार के द्वारा। और 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत ने, जो कि रोहतक के पास के रहने वाले थे, इन्होंने अपने ग्रंथ महापुराण, जिसकी रचना जो मानी गई है 952 से 972 में, अखिलेय परिपालियो हरियाणो में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद है हरियाणा की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली, बांगड़ी, बांगरू, अहिरवाटी या खड़ी बोली। और इनमें है ऑप्शन बी वाली, तो ये है बांगरू। उसके बाद है हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध इनमें से प्राचीन कवि है। रविंद्रनाथ टैगोर, मीराबाई, कबीरदास या सूरदास। हरियाणा के इनमें से कौन से प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं। और इनमें जो माने गए हैं ऑप्शन डी वाले, तो कौन से है ये, सूरदास हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। रुनकता एक गांव है, वहाँ पर हुआ था। और कुछ जो है यहाँ पर इनका जन्म जो ये सिही जो नामक गांव है वहाँ पर मानते हैं। उसके बाद है विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़ या यमुनानगर में। तो विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन, और इनमें है ऑप्शन ए वाला, तो ये किया गया है पंचकुला में। पंचकुला के मोरनी में दुनिया का सबसे पहला हर्बल फॉरेस्ट ये तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन पतंजलि प्रमुख बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिसंबर 2018 में किया था। और बाबा जो रामदेव है, इन्होंने इस पार्क को दुनिया को समर्पित किया था। और मोरनी की पहाड़ियों में करीब 100 एकड़ जगह पर यह हर्बल पार्क बनाया गया है। और 1100 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, और 25,000 जड़ी बूटियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद है हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार, ये किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, हिसार में है। और स्थापना कब हुई थी, 1982, 85, 86, 88 में। और यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो वर्ष 1986 में। उसके बाद है अधिकांश प्रजनन कार्यक्रमों में मुख्य लक्ष्य इनमें से किन विशेषताओं की किस्म विकसित करना है। अधिकांश प्रजनन कार्यक्रमों में मुख्य लक्ष्य है किन विशेषताओं की किस्म की विकसित करना है। सुषुप्तता, उच्च उपज योग्यता, बेहतर गुणवत्ता, परिपक्वता तिथि में परिवर्तन। और इनमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो यह है उच्च उपज योग्यता। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमारी रीजनिंग जो है इससे संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सावन जहन की वर्तमान आयु अक्षान की आयु से 4 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद सावन की आयु अक्षान की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो सावन की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपने मानना होगा, माना अक्षान की वर्तमान आयु कितनी है, x है, और सावन की कितनी है, तो इसकी कितनी है, 4 गुना है, तो कितनी हो जाएगी, 4x ये हो जाएगी। फिर जो है यहाँ पर 10 साल के बाद, तो अक्षान की आयु कैसे होगी, x प्लस में 10 होगी, और सावन की कितनी होगी, 4x है, तो ये 4x प्लस में 10 हो जाएगी। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये कितनी आएगी,
20 वर्ष ये आएगी। उसके बाद है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, आपका निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष संगत रूप से निकलता है। जैसे सभी खेत क्या फार्म हाउस है, कुछ खेत बगीचे हैं। तो आपने डायग्राम जो इसका एक बनाना होगा। तो इसमें क्या है, सभी खेत, जैसे खेत है, ये हो गए खेत, सभी खेत क्या है, फार्म हाउस है। तो इस खेत के अंदर जैसे ये ऊपर ये आएगा फार्म हाउस, फार्म हाउस। कुछ खेत बगीचे हैं। अब कुछ खेत, ये खेत है यहाँ पर, तो इसके अंदर से ऐसे आएगा, कुछ है तो कुछ हिस्सा यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा बगीचे। तो निष्कर्ष है कि कुछ फार्म हाउस खेत है, कुछ फार्म हाउस खेत है, कुछ बगीचे खेत है, कुछ बगीचे खेत है। तो यहाँ पर कौन से वाला इसमें निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा ऑप्शन ए वाला। निष्कर्ष 1, 2 और 3 सभी निकलते हैं, क्योंकि इनमें इसका कुछ हिस्सा दोनों में है बगीचे का। तो कुछ फार्म हाउस खेत है और कुछ बगीचे खेत हैं, और कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, क्योंकि ये दोनों से मिल रहा है। उसके बाद निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक एक समान है, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इनमें से एक अलग है। अब अलग इनमें से कौन सा है, जो ऑप्शन ए में है, PRTWY। तो यही क्या है, यहाँ पर अलग है। और को देखें तो MNO, इनमें क्या है, 2-2 अक्षर का गैप है और सभी में 2-2 का है। लेकिन इसमें क्या है, एक में 3 का गैप है, STUV। तो 2 अक्षर यहाँ पर बीच में है और बाकी में सारों में MNO, PQRSTU। तो ऐसे जो इनमें देखें तो बीच में सिर्फ एक ही अक्षर कम है, यहाँ पर 2 है। उसके बाद है यहाँ पर A + B का अर्थ A B की पुत्री, A - B का अर्थ A B का भाई, A × B का अर्थ A B की माता, A भाग B का अर्थ A B का पुत्र है। तो इनमें कौन से वाला सही है। और यहाँ पर देखें तो इनमें कौन सा है, ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। यदि U + C ये एक हल है जिससे आपने हल करना होगा। तो S U से किस प्रकार संबंध है, S का U से संबंध बताना है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन सी वाला बनेगा, इसमें ये बनेगा दादा। तो इसके अनुसार आपने बना लेना। ये जो यहाँ पर दिया गया है U + में C, तो क्या है, ये U C की पुत्री है, ऐसे U C की क्या है, पुत्री है। तो ऐसे आपने इसके अनुसार ये बना लेने हैं। तो S U से बताना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना, अस्पताल, उपचार। इसको आप एकदम से जो है सही कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या है, उपचार है, क्योंकि अगर सबसे पहले क्या है, चोट लग भी जाती है तो सबसे बाद में क्या काम है, उसका इलाज करना। तो उपचार करने वाला सबसे लास्ट में देख सकते हैं इनमें। तो क्योंकि इनमें चोट लग रही है तो उपचार है, उपचार किस में है, तो इसको छोड़कर इन सभी में है। और सबसे पहले काम इसमें क्या है, सबसे पहले काम क्या होगा, तो सबसे पहले काम क्या होगा, अगर आप लापरवाही में गाड़ी चलाएंगे तो लापरवाही में गाड़ी चलाएंगे और उसी के बाद सारे काम होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 वाला कौन से में है, तो 3 वाला भी सारों में है। उसके बाद दूसरा नंबर पे देख सकते हैं, जब आप लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी दुर्घटना। तो फिर 1 में देख सकते हैं, 1 में कौन कौन से हैं, 1 में भी इन तीनों में है। और दुर्घटना होने के बाद क्या होगा, चोट लगेगी। तो 4 वाला देख सकते हैं, अब 4 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये दोनों गलत हो गए। अब बच गए ऑप्शन ए और बी। अब फिर क्या होगा,
इसके बाद आएगी एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस देख सकते हैं कि इसमें है, दोनों में है। और उसके बाद क्या होगा, अस्पताल जाओगे तो अस्पताल किस में गए आप, नंबर ए वाले में गए, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही आपको यहाँ पर उपचार हो गया है, बाद में अस्पताल गए हैं। तो इसके अनुसार देखें तो कौन सा है ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो इस प्रकार से क्रम आप ये मिलान करके देख सकते हैं। उसके बाद उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज है, ब्लैक त्रिभुज, और तीर ऊपर की है और है। यहाँ पर नेक्स्ट जो चित्र है इसमें त्रिभुज क्या है, ये ब्लैक से हट गई है और तीर जो है ये नीचे की तरफ आ गया लेकिन ब्लैक हो गया है दाईं ओर। उसके बाद नेक्स्ट में ये त्रिभुज यहाँ पर चली गई है और ये जो तीर का निशान है यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट वाले में त्रिभुज का निशान जो है ये यहाँ पर आ गया है और ऊपर की साइड में ये लेफ्ट साइड में हो गया है। तो उसके बाद जो यहाँ पर क्रम जो है वो कौन से वाला है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर क्रम चल रहा है, तो क्रम आप इसमें देख लेना, तो ये ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो दी गई श्रृंखला में जो ये ब्लैक वाला जो है ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है और एक आकृति से दूसरी आकृति में जाने पर त्रिभुज के अंदर का छायांकित भाग ये खत्म हो जाता, गायब हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन सी वाला इसमें आएगा। उसे नेक्स्ट है यहाँ पर जिस प्रकार पेंसिल ये स्टेशनरी से संबंधित है, उसके बाद प्लेट्स इसका संबंध बताना है, व्यायाम, मसाले, सूखे मेवे या दालों से है। और इनका संबंध किससे है, तो ये ऑप्शन ए से है, तो ये व्यायाम से है। जैसे पेंसिल स्टेशनरी में आते हैं उसी प्रकार जो प्लेट्स जो होती हैं वो व्यायाम से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है जिसमें फलक में 4 हैं, उसके विपरीत फलक कौन कौन सी यहाँ पर संख्या होगी। और इसमें देखें तो कौन सा है, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये है 6। तो 4 जो है इस 4 के विपरीत कौन सी होगी यहाँ पर, तो 4 के विपरीत जो है 6 होगा। उसके बाद है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये जो है इसके स्थान पर, इनके स्थान पर जो है ये आएगी ऑप्शन डी वाली 236। तो ये 116 और 12 कितने हो गए, 6 2 8 1 1 2 128, 128 और 18 146, 146 और 24 170, 170 और 30 200। अब यहाँ पर अगर हम देखें 6 का क्रम है, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 36। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बतानी है, 7 11 14 8 12 9 113 265। तो यहाँ पर कौन सी आएगी, और यहाँ पर जो इसमें क्रम है ये ऑप्शन है डी वाला। तो क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पर जो क्रम इसका चल रहा है ये ऐसे चल रहा है, जैसे 7 है तो 7 की पावर 7 7 49 और 8 8 8 की पावर 8 8 64, तो ये हो जाएगा 113। ऐसे ही 11 11 11 कितना होगा 121 और 12 12 144, तो कितना होगा 265। ऐसे ही 14 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 196 और निम्न 81, तो ये हो जाएगा 6 1 7 और 9 8 17 1 1 2। उसके बाद है कुट भाषा में जो शब्द यहाँ पर दिया गया एस्ट्रोनॉमी, इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी भाषा में ये जो शब्द है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो
तो इसमें जो लिखा जाएगा ऑप्शन डी वाला माना गया है, तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे ये ए एस है, यहाँ पर इसका उल्टा हो गया है एस ए, ऐसे टी आर है, यहाँ पर आर टी हो गया है। तो इस प्रकार से ये इस अक्षर का उल्टा यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला में से एक संख्या गलत है और उस गलत संख्या का आपने बताना है, गलत इनमें कौन सी वाली है। और यहाँ पर जो गलत वाली है ऑप्शन सी में है, तो 22.5 इसको जो है यहाँ पर इसमें गलत माना गया है। क्योंकि ये 18 दूनी 36 होता है। और ये होता है 27 दूनी 54। ऐसे ही 27 का आधा ये 13.5। तो ऐसे ही जाए यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर तो 9 जाए होना चाहिए था, क्योंकि 9 दूनी 18 दूनी 36, 9 का आधा कितना होता है 4.5। उसके बाद ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ गए और 7 किलोमीटर चले, उसके बाद वे फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। तो परिणामस्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी है, 10, 12, 14 या 17 किलोमीटर। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन जो है हमारा इसमें सी जो है ये बनेगा, तो ये बनेगा 14 किलोमीटर। तो इसको भी जो आपने यहाँ पर साइड में बना के देख लेना। ये तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो जैसे मान लीजिए बिंदु है, ए चला यहाँ पर और बी चला यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है आपने डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर भी जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इस प्रकार क्रम से आपने रखते हुए ये चले जाना है। तो 14 जो है यहाँ पर इसका बनेगा। कुछ इस प्रकार का जो डायग्राम है यहाँ पर ये बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का ये बनेगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। तो बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये होगी 1140 मिनट। नेक्स्ट है, एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठ रहे थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतरे गए, 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में कुल 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थान की ओर गए। बताइए कि आरंभ में बस में कितने यात्री थे। तो यहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो माने जाते हैं। तो माना संख्या है x, पहले स्टॉप पर उतरने वालों यात्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, x/2। फिर बस में शेष बचे यात्री कितने हो जाएंगे, x/2 और प्लस में कितने 35, फिर x प्लस में 70/2। फिर दूसरे स्टॉप पर उतरे, फिर कितने हो जाएंगे, x प्लस 70/2 गुणा में 1/5, जो ये हैं 1/5। और उसके बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस में 70/10। तो चढ़े यात्री कितने थे, 40 थे। तो उसके बाद अब कितने बच गए। तो इस प्रकार से जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन बी वाला बनेगा। तो ये 30 जो है इसका आएगा, क्योंकि यहाँ पर करते हैं तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी जवाब से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये कुछ वर्ण दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें व्यंजन होते हैं। तो ये किस प्रकार के हैं, दंते हैं, तालव्य है, ओष्ठ है या कंठ है। तो संस्कृत जो इसमें एक सूत्र आता है, उपपद्यमान नाम ओष्ठ। उ और पूर्वक जो है इनका उच्चारण स्थान होठ से होता है, तो ये होठ से बोले जाते हैं। उसके बाद है, और जैसे ये दांत वाला है, ये तालु से है और ये
कंठ से है। दंत से जो हमारे त्वरक वाले हैं तथा दादा ये आ जाते हैं। तालु से चाचा जा ये आ जाते हैं। और कंठ जय से जो कौरक वाले हैं और कौरक ये आ जाते हैं। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने बताना है कौन सा है। और शुद्ध वर्तनी इनमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है प्रतिद्वंदिता। नेक्स्ट है सु प्लस में आगत स्वागत बनता है। कोई सा भी एग्जाम में आ जाता है, चाहे तो संधि विच्छेद आ जाए या फिर मूल शब्द आ जाए। तो संधि कौन सी है इसमें, यण गुण वृद्धि या दीर्घ संधि। और इसमें जो संधि आई है ये यण संधि है। इसकी पहचान ये है, शुरू में आधा अक्षर आपको दिखाई देगा, शुरू में है फिर बीच में हो, आधा अक्षर उसमें रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से अर्ध तत्सम शब्द आपने बताना है। रात्रि, दई, बच्चा या फिर कान। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है तो इसको माना गया है। दई का जो तत्सम शब्द है वो होता है दधि। दधि ये तत्सम, ये इसका दही होता है तद्भव। ये तत्सम तद्भव दही। तो अर्ध तत्सम जाए दही हो जाएगा। उसके बाद है अब्ज और अब्द। युगम का सही अर्थ कौन से वाला है। और इनका जो अर्थ है ये ऑप्शन ए में है, अब्ज कमल और अब्द वर्ष। उसके बाद नीचे लिखे मुहावरों का उचित अर्थ बताइए। राई का पहाड़ बनाने का अर्थ क्या है। ज़्यादा राई ले आना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, पहाड़ पर राई रखना या नई नई बातें बताना। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी है तो ये है बड़ा चढ़ाकर बोलना। अब ख़त्म करो इस झगड़े को, तुमने तो राई का पहाड़ बना दिया। छोटी सी बात को बड़ा बना देना। नेक्स्ट है बचपन, शैशव, देवता, मित्रता, अहंकार, स्वामता। ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं। जाति, पुरुष, भाव या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये संज्ञाएं हैं। और इसमें देखें ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कौन सी है, ये भाववाचक मानी गई है। उसके बाद है यहाँ पर 10 आनंद। 10 हैं आनंद जिसके, 10 आनंद अर्थात रावण। समास कौन सा है, तत्पुरुष, बहुरी, द्विगु या अविभाव समास। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, क्योंकि इसमें न पूर्व पद न है उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है। जैसे 10 आनंद, 10 है मुख जिनके अर्थात रावण। तो कौन सा होगा, बहुरी। ये संख्या है, शुरू में संख्या दी गई होगी, इसमें सर्व में अव्यय उपसर्ग होगा, इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे। राजकुमार ने भाई को मारा और स्वयं राजा बन गया। तो यहाँ पर जो आपने इसमें मिश्र वाक्य बताना है। वाक्य 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो इनमें कौन से वाला सही है। और इनमें देखें तो जो सही है ये ऑप्शन सी वाला माना गया है। वह परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो वो कहलाता है मिश्र वाक्य है। और ये वाक्य जो है आपस में कि, जो, जितना, जहाँ, वहाँ, तो, यदि, जैसा, इधर, उधर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे जुड़ होते हैं। तो मेरे पास जो पेन है मोहन का है। नेक्स्ट है वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि की नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं। वर्ण, मात्रा, गति, यति, छंद, अलंकार, दोहा या रस। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे छंद। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो आपकी इंग्लिश जो है उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सही इसमें क्या है, एक गलत है। गलत वाला आपने बताना है कौन सा है। और ये जो यहाँ पर सही जो इसमें देखें तो या तो आप सही देख लो या फिर गलत देख लो। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन बी वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है PSY यहाँ पर CH आना चाहिए था। PSY CHOLOGY साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। उसके बाद अमंग द फ्लोइंग ट्रांसएक्टिव वर्ब। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है, ईट, क्राई, रन या वॉक। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाली, तो ये है ईट, खाना। क्रियाएं 2 हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म न हो। उसके बाद है यहाँ पर अपोजिट बताना है, जैसे कोल्ट है यहाँ पर घोड़े का बच्चा।
तो इसका उल्ट बताना है कौन सा है, इसका अपोजिट इसमें कौन सा है, तो ये ऑप्शन सी वाला फीली। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस फीलिंग दे ऑफ ग्रेट एडमिशन वी कॉल, और इसमें कौन सा है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला है ओसम। नेक्स्ट है जॉन इज हॉनेस्ट पर्सन, तो इनमें कौन सा आएगा, आर्टिकल जॉन में से है, और इसमें देखें तो कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि एच जो है साइलेंट हो जाता है वॉवल, तो ये एन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर समानार्थक है हाइपोक्रेसी, इसका मतलब क्या होता है, और इनके देखें तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये कपट जो है इसका अर्थ, तो ये होता है ऑप्शन ए वाला। उसके बाद है यहाँ पर कनैन टेस्ट बिटर, तो इसमें भी सही बताना कौन से वाला है, और ये जो कनैन जो होती है इसका स्वाद कड़वा है, तो इसका जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा, क्योंकि कनैन इज बेटर व्हेन इट टेस्टेड, ये जब हम इसके स्वाद को चखते हैं तो ये कड़वी होती है, तो यही सही आंसर यहाँ पर माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।